नमस्कार बच्चों, अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए, साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदारी का अंत हो जाता है, परंतु शेष साझेदार नया अनुबंध करके फर्म के व्यवसाय को चलाते रहते हैं। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर फर्म की लेखा पुस्तकों में उसी प्रकार से व्यवहारों को समायोजित किया जाता है जैसे कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। अंतर केवल इतना है कि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार लेखा वर्ष के अंत में फर्म को छोड़ता है, जबकि साझेदार की मृत्यु वर्ष के दौरान किसी भी समय हो सकती है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी देय राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारियों को कर दिया जाता है। देय राशि की गणना निम्न मदों को ध्यान में रखकर की जाती है। आपने अभी जो सुना उसके आधार पर इतना अंतर जान लीजिए। अवकाश ग्रहण और साझेदारी की मृत्यु के टॉपिक में अंतर क्या है, ये प्रमुख बात इतनी सी कि अवकाश ग्रहण जनरली एक जो लेखांकन अवधि होती है उसकी समाप्ति पर होता है, तो उसमें लाभ या हानि के उस समय लेखे किए ही जाते हैं, लाभ हानि खाता बनाया ही जाता है, उसे निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन मृत्यु वर्ष पर्यंत कभी भी हो सकती है, तो उसकी गणनाएं थोड़ा सा अलग ढंग से की जाती हैं। जो चीज़ें साझेदार के उत्तराधिकारियों को दी जाती हैं, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारियों को, वो कौन कौन सी हैं ज़रा सा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली बात आती है इसमें क्या, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है गत वर्ष की स्थिति विवरण के अनुसार मृत साझेदार की पूंजी खाते का शेष। मृतक साझेदार जो होगा उसकी पूंजी खाते में जो भी धनराशि आपको नज़र आ रही है, वो धनराशि दरअसल उसके पूंजी खाते में होती ही है और उस पे उसका हक होता है। या यूँ कह लें कि हम इस समय ये पढ़ रहे हैं कि जो उत्तराधिकारी होगा मृतक साझेदार का, उसे किन किन चीज़ों को पाने का अधिकार होगा। तो सबसे पहला अधिकार होगा पिछले वर्ष की स्थिति विवरण के अनुसार जो मृतक साझेदार है उसकी पूंजी खाते का जो भी बैलेंस है, एक तो वो पाने का उसे अधिकार होगा। दूसरा, फर्म की जो गुडविल है उसका मूल्यांकन होगा और उस मूल्यांकन की गई मूल्यांकित गुडविल में जो मृतक साझेदार है उसका जो हिस्सा होगा, इस पर भी मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों का हक होगा, अधिकार होगा। संपत्तियों का और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इस पर होने वाला लाभ जो है उसमें भी उसकी हिस्सेदारी होगी। पिछले स्थिति विवरण से मृत्यु की तिथि तक का लाभ में हिस्सा, जैसे मान लिया लास्ट टाइम खाते जो बने थे वो 31 मार्च को बने थे और डेथ हो जाती है 30 जून को। वैसे मैं आपको बता दूं, डेथ 30 जून को ही देख के नहीं आएगी कि जून के आखिर में ही हो। डेथ 23 जून को भी हो सकती है, 13 सितंबर को भी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी मंथ के किसी भी मंथ की किसी भी डेट पे डेथ हो सकती है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से जब आप सवाल कर रहे होंगे तो जनरली आपको ऐसा मिलता है कि 30 जून दिया गया है या 31 अगस्त दिया गया है, मतलब मंथ जनरली दे दिए जाते हैं। अगर मंथ नहीं भी दिए गए हैं, मान लिया 23 सितंबर दिया गया हो, तो 31 मार्च से 23 सितंबर तक दिन आप निकाल सकते हैं जोड़ करके, जैसे कि अप्रैल के 30 महीने, फिर मई के 31, फिर जुलाई के 31, जून के 30, फिर जुलाई के 31, अगस्त के 31, और अगर 23 है तो फिर सितंबर के 23। इस तरह से जोड़ करके जैसे आप बिल वाले चैप्टर में दिन निकालते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने पड़ेंगे अगर महीने के बीच की कोई तिथि दी गई हो। और वैसे अगर महीने के आखिर की तिथि दी गई है तो फिर मंथ निकालना ही पर्याप्त होता है। ये निकालते क्यों हैं समय, क्योंकि हमें पिछले वर्ष के लाभ के आधार पे इस वर्ष जितना भी समय हुआ है आनुपातिक रूप से पहले लाभ की गणना करनी होती है, अनुमानित लाभ निकालना पड़ता है। ठीक है, कि जो बैलेंस शीट है जो इस सत्र की शुरुआत हुई, सत्र की शुरुआत से मृत साझेदार की मृत्यु तक जो समय अवधि है, इसमें अनुमानित लाभ कितना होगा फर्म का, फिर उसमें उसका हिस्सा निकाला जाएगा और वो धनराशि उसके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। और इसे ट्रांसफ़र करते समय मृतक साझेदार के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस इसलिए क्योंकि अभी ये लाभ इतना ही है, ये पता नहीं होता, ये सिर्फ अनुमान होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखा जाता है। अभी सुन लीजिए जितना समझ में आए, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये
साझेदार की मृत्यु से लेकर के पिछले स्थिति विवरण को बनाने से लेकर के, जनरली वो 31 मार्च होगा, साझेदार की मृत्यु तक का जो लाभ होगा उसमें उसका हिस्सा। फिर है संचय या अवितरित लाभ जो होते हैं उसमें हिस्सा। पूंजी पर ब्याज अगर कोई दिया जाता है, साझेदार का अगर कोई वेतन, जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको अगर कोई वेतन मिलना था, कोई कमीशन मिलना था, तो ये सब में उसको जो भी मिलना है उतना उसका अधिकार उसके खाते के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और हाँ, अगर कोई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई है तो उसकी राशि का उसका हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर फर्म ने बीमा पॉलिसी ली है तो ही, अगर साझेदार ने अपने पर्सनल लेवल पे कोई पॉलिसी ली है तो वो नहीं, वो तो उसको व्यक्तिगत रूप से मिलेगी। फर्म ने कोई बीमा पॉलिसी ली है ये कैसे जानेंगे? अगर खर्चा फर्म बियर कर रही है तो ये माना जाएगा कि फर्म ने जीवन बीमा पॉलिसी साझेदारों की ले रखी है। तो उपर्युक्त ये जो समायोजनाएं हैं, इनको समायोजित करने के बाद निम्नलिखित राशियों को मृत साझेदार के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में समायोजित करने के बाद ही उसके उत्तराधिकारियों को देय धन का निर्धारण किया जाएगा। अब ये जो राशियां हैं ये डेबिट में आएंगी, ऊपर वाली कहाँ थी? क्रेडिट में। तो डेबिट में क्या किया जाएगा? अगर संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से कोई हानि हुई है, जाहिर सी बात है, अगर लाभ था क्रेडिट में जाता था तो हानि कहाँ जाएगी? डेबिट पक्ष में। ठीक है, और क्या क्या है? मृत साझेदार की मृत्यु तिथि तक अगर उसने कोई आहरण किया है, ड्राइंग्स की अमाउंट, अगर कोई आहरण पर ब्याज है और वो लिया जाना है तो वह भी डेबिट साइड में आएगा पूंजी खाते के। मृत साझेदार ने अगर फर्म से कोई ऋण लिया था तो उस ऋण की धनराशि को भी पूंजी खाते के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ख्याति की राशि कम होने पर उसके हिस्से की हानि की राशि, ख्याति की राशि कम होने पर उसके हिस्से की हानि की राशि का तात्पर्य यह है कि मान लिया ख्याति 1 लाख रुपए थी और नया मूल्यांकन हुआ, ख्याति आ गई 80,000, तो ये जो 80,000 में 20,000 की जो कमी हुई है, इस 20,000 में उसका हिस्सा कहाँ जाएगा? जो भी उसका हिस्सा है 1/2, 3 वॉटेवर, वो उसके पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। तो ये तो कुछ हो गए आइटम्स क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के। ठीक है, किस खाते के? मृतक साझेदार के पूंजी खाते के। अब ये समझ लीजिए कि जो बैलेंस हम निकाल लेंगे उपयुक्त समायोजनाओं करने के बाद, तो जनरल एंट्री एक करेंगे जिसके माध्यम से हम मृतक साझेदार की पूंजी खाते का बैलेंस उसके वैधानिक प्रतिनिधियों के खातों में ट्रांसफ़र करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी? डिसीज्ड माने होता है मृतक, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। डिसीज माने मृतक साझेदार, एग्जीक्यूटर्स लोन यानी उत्तराधिकारियों का ऋण खाता। ठीक, फॉर अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर ट्रांसफ़र टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एक नमूना है डिसीज पार्टनर्स का, और मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी साझेदार की मृत्यु होती है तो सिर्फ उसी साझेदार का जिसकी मृत्यु हुई है उस डेट में, जिस दिन भी उसकी डेथ होती है, उसी का केवल खाता बनाते हैं। सारे साझेदारों के खाते वहाँ नहीं बनाए जाते। जो आइटम्स अभी आपने थ्योरी में पढ़े उन्हीं को यहाँ दिखाया गया कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले पूंजी खाते का जो बैलेंस है ओपनिंग वाला वो दिखाया जाएगा। ओपनिंग का मतलब कि पिछले साल की जो बैलेंस शीट बनी होगी तो 1 अप्रैल को जो भी बैलेंस नज़र आ रहा होगा वो यहाँ दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, कुछ जो भी है ये सब क्रेडिट साइड में आता है। गुडविल में उसका हिस्सा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा, रिवोल्यूशन पे होने वाला प्रॉफिट, रिजर्व या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो यहाँ आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने अभी बोला था, ये कब होगा? जो पिछली बैलेंस शीट से लेकर के मृतक साझेदार की मृत्यु तक का समय अवधि है, उसमें जो प्रॉफिट अनुमानित किया गया है उसमें उसका मृतक का शेयर यहाँ आता है। अगर कोई ड्राइंग्स किया है उस पर अगर कोई ब्याज लगा है तो, और फाइनली अगर जो भी बैलेंस आ रहा है अगर उसको कैश में दे दिया गया है तो कैश, चेक से दिया गया है तो टू बैंक अकाउंट, और अगर ये नहीं दिया गया है तो उसके एग्जीक्यूटर्स के लोन अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट यानी उत्तराधिकारियों का ऋण खाता। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 20 एक है, इसको ध्यान से सुन लें।
गत वर्ष के लाभ के आधार पर लाभ में हिस्सा कैसे निकालेंगे, जो मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से करने की बात कह रहा था, उसे ज़रा सा सुन लीजिए। ये एकदम नया टॉपिक है, बाकी तो सब आपने सुना है, पढ़ा भी है। रिवैल्यूएशन पे होने वाला लाभ हानि, कमीशन, सैलरी, ये सब आप जानते हैं। लेकिन ये जो लाभ में हिस्सा है मृतक साझेदार का, पिछली वर्ष की बैलेंस शीट से लेकर के उसकी मृत्यु तक के समय अवधि के लिए, इसको थोड़ा सा समझना है। उदाहरण नंबर 20 से कहा गया है कि ABC साझेदार हैं, लाभों को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 1,20,000 था। 31 मार्च 2014 को बी की मृत्यु हो गई। देखिए, ये समझाने के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जैक्ट टाइम लिए हैं। ये 3 महीने का गैप है। 31 दिसंबर 2013 को खाते बने थे और 31 मार्च 2014 को मृत्यु हुई। ठीक 3 महीने बाद बी के लाभ का हिस्सा निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1,20,000 पीरियड between 31st December 2013 to 31st March 2014. This is the way to present. ओके, ऐसे ही लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे 31 दिसंबर 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच की समय अवधि लिखेंगे 3 महीने। 3 मंथ्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म, 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? आप जानते हैं कि ये टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर है, साल भर का है। तो 3 महीने का अगर निकालेंगे तो 1,20,000 का 3/12 करेंगे ना, साल भर यानी 12 महीने। तो 3 महीने का कितना होगा? 3/12, तो ये आ जाएगा 30,000। आप जानते हैं कि जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है बी, उसका हिस्सा कितना है? 2/6 दिखेगा ना यहाँ पे, 3 2 5 1 6, 2/6। तो 30,000 का 2/6 निकाल लिया, दिस इज़ 10,000। और इससे जो जनरल एंट्री करेंगे वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगर इसकी लेजर पोस्टिंग करें तो बी का कैपिटल खाता क्रेडिट हुआ है, तो खाते के क्रेडिट साइड में यहाँ जाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? बाई P&L सस्पेंस अकाउंट। कितना? 10,000। बात समझ में शायद आ रही होगी। अच्छा, ये इन्होंने गत वर्ष के लाभ के आधार पर ही कर लिया है। कभी कभी कुछ वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ये अनुमानित लाभ निकालने की बात कही जाएगी। सीधे सीधे पढ़ते हैं। राम मनोहर जोशी, ये अलग अलग नाम है, कभी कभी एक भी व्यक्ति का ये नाम हो सकता है, राम मनोहर जोशी। खैर, राम अलग हैं, मनोहर और जोशी 3 साझेदार हैं। 28 फरवरी 2014 को जोशी की मृत्यु हो जाती है। पिछले वर्ष के अंत में मृत्यु की तिथि तक कि उसके लाभ की गणना मृत्यु की तिथि से पूर्व के 3 संपूर्ण वर्षों के लाभों के औसत के आधार पर की जानी थी। 2011, 2012 तथा 2013 के लाभ क्रमशः 7,000, 8,000 और 9,000 थे। देखिए, मृत्यु हुई कब? 28 फरवरी 2014। कहा गया है कि मृत्यु की तिथि से पूर्व के 3 संपूर्ण वर्षों के लाभों के औसत। तो ये आप देख सकते हैं कि 2014 28 फरवरी हुआ। इसके पहले के 3 संपूर्ण वर्ष कौन से हैं? 2013, 12 और 11, है ना। तो इनके लाभ दे रखे हैं। आपको इसके आधार पे औसत लाभ निकालना है, फिर औसत लाभ में इसका हिस्सा निकालना है। मृत्यु की तिथि तक के जोशी के हिस्से के लाभों की गणना कीजिए और आवश्यक जर्नल का प्रविष्टि कीजिए। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तीनों वर्षों के प्रॉफिट को जोड़िए, 3 से डिवाइड कीजिए, 8,000 आएगा। और ये 8,000 जो होगा, ये इसमें 2 महीने का अगर निकालना है आपको, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, तो 8,000 का 2/12 होगा। ये कुल मिलाकर के 1,333 और 1/3 इतना हिस्सा आएगा। तो 1,333 ये आएगा और हम इसमें निकालेंगे उसका हिस्सा 1/3 था, तो ये हो जाएगा 444। ठीक है, 444 से एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस लिखना मत भूलिएगा, टू जोशीज कैपिटल अकाउंट फॉर जोशीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो अनुमानित लाभ है ये विक्रय पर निश्चित दर से निकालते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये देखा जाता है कि पिछले वर्ष जो लाभ कमाया था, अगर इस वर्ष उतना विक्रय नहीं हो पाया तो क्या इस वर्ष ज़रूरी है कि लाभ उतना ही होगा? लाभ तो विक्रय का 1% होता है, और हो सकता है कि पिछले साल हमने विक्रय 10 करोड़ का किया हो,
ठीक है ना। और इस साल हो सकता है कि हम 8 करोड़ का ही कर पाएँ। तो हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर इस साल का लाभ का अनुमान लगाएं। बेहतर ये होता है, वैज्ञानिक ये होता है, साइंटिफिक ये होता है, लॉजिकल ये होता है कि हम विक्रय को आधार बनाएं। कैसे बनाएंगे? उदाहरण 22, ABC लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। 31 मार्च 2012 को सी की मृत्यु हुई है। 3 महीने हैं, देखिएगा। 31 दिसंबर को खाते बंद होते थे, तो ये ज़रूर देखना होगा कि खाते बंद कब होते थे और डेथ कब हुई। बंद होते थे 31 दिसंबर को, डेथ हुई 31 मार्च को। 2011 के वर्ष की बिक्री 6 लाख थी। 1 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2012 तक जो बिक्री हुई है वो 2,40,000 हुई है, और 2011 के लाभ थे 30,000। अब इसे ऐसे समझना होगा कि 2011 के लाभ 30,000 थे और बिक्री कितनी थी? 6 लाख। तो अगर 6 लाख की बिक्री पर 30,000 का लाभ था, तो 2,40,000 की बिक्री पर कितना लाभ होना चाहिए? ये एक नियम है, लगा सकते हैं यूनिटरी मेथड। लेकिन खैर, नीचे की कैलकुलेशन अपने आप देखिए। फ्रॉम 1 जनवरी 2012 to 31st March 2012, on the basis of sales, you are going to calculate profit from for this duration. If sales are 6 lakh, profit is 30,000. If sales are 2,40,000, profit would be 30,000 upon 6 lakh into 2,40,000. You will get the amount of 12,000 as the profit on this particular amount of sale, 2,40,000. 2,40,000 पे जो प्रॉफिट है वो 12,000 है। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरा मृतक साझेदार का नहीं है, ये फर्म का है, क्योंकि ये 2,40,000 पे फर्म ने बेचा है ना 2,40,000 का, तो इसमें इसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। सीज शेयर will be 12,000 upon into 1/6. So this is 2,000. The amount of share of Mr. C who has died basically. तो ये हो गया। अब आगे की जो बातें हैं, मृत साझेदार की पूंजी पर ब्याज आप सभी जानते हैं। पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए खर्चा है। फर्म के लिए खर्चा डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो मृत साझेदार है उसको लाभों में जो हिस्सा मिलेगा तो वही एंट्री होगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, चाहे रिजर्व फंड हो या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, ये सब डेबिट किए जाएंगे और यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हम सबका नहीं बना रहे हैं, केवल डिसीज पार्टनर का बना रहे हैं, तो केवल डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उसके हिस्से से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उसके हिस्से से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। मृत साझेदार का ख्याति में अगर हिस्सा निकालें तो ख्याति में हिस्सा निकालने के लिए जो भी गुडविल का मूल्यांकन करेंगे उसमें उसका जो शेयर होगा, जैसे गुडविल मान लिया आपने जो भी गुडविल निकाली उसमें उसका जो शेयर होगा, ठीक है, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। तो इसमें क्या होगा? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। ठीक है, इससे बेहतर होता है गेनिंग पार्टनर कर लें, क्योंकि रिमेनिंग में अगर उनका नया रेशियो कुछ बदल जाता है और तो रिमेनिंग में उनके ओल्ड रेशियो में नहीं, आप रिमेनिंग लिख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि इन्हें डेबिट किया जाता है गेनिंग रेशियो में, वैसे ही जैसे गुडविल का करते हैं। अब ये एक पूरा उदाहरण है जिसमें इन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है। आज आपका काम यही है कि एक ये उदाहरण समझेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 घर पे लगाएंगे। ABC फर्म में 5-3-2 के अनुपात में लाभांश बांटते हैं। इधर आप देख सकते हैं क्रेडिटर्स के अलावा रिजर्व है, रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल खाते में बांटते हैं। लेकिन अगर केवल ए का खाता बनाना है तो इसमें 6,000 में ए का हिस्सा निकालेंगे। आप जानते हैं ए का हिस्सा 5/10 होगा, यानी कि आधा, यानी कि 3,000। ठीक, तो मैं आपको सीधे सीधे ये दिखा देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। इसके लिए आपने देखिए ए का खाता बनाया और सबसे पहले मैंने आपको रिजर्व जो बोला 6,000 का 5/10 यानी कि आधा, यानी 3,000, यही बोल रहा था ना। तो ये बात शायद आपको देखने से समझ में आ गई होगी। अब हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बाकी है। ABC की कैपिटल्स दिए गए हैं यहाँ पे, फिर बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट, डेटर्स और कैश है। बहुत नॉर्मल बैलेंस शीट है। यहाँ से सूचनाएं आपके काम की हैं। 1 अक्टूबर 2013 को ए की डेथ होती है। ए के निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर्स जो हैं तथा शेष साझेदारों में कुछ सहमतियां बनती हैं। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के लाभों के औसत का 2.5 गुना करना है। 4 वर्षों के लाभ दे रखे हैं, 13, 12, 20,000 और 15,000। सबको जोड़ेंगे
जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसका 2.5 गुना करेंगे, आ जाएगी ख्याति। ख्याति में हिस्सा निकालेंगे ए का कितना, जो भी ख्याति आएगी उसका 5/10 यानी कि 1/2, और वो उसके खाते में बांटा जाएगा। ठीक है, जो बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे, मैं आपको ख्याति का सीधे सीधे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। जो मैंने बोला, कुल लाभ निकालेंगे तीनों को, चारों को जोड़ के, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, औसत लाभ आ जाएगा। 2.5 गुने के आधार पर कुल ख्याति कितनी होगी, 37,500। ए का हिस्सा निकालेंगे 37,500 का 5/10 यानी कि 18,750। ए के हिस्से की ख्याति को बी तथा सी के पूंजी खातों में उनके लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटेंगे। वो 3:2 आएगा। क्यों? क्योंकि कोई नया अनुपात दिया नहीं है, तो जब नया अनुपात नहीं देते हैं तो जब एक का हिस्सा को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा, 3:2 ही तो बचेगा। यही इनका गेनिंग रेशियो मान लिया जाता है जब तक नया लाभ विभाजन अनुपात ना दिया जाए। नया लाभ विभाजन अनुपात अगर क्वेश्चन में दे दें तो फिर गेन कैसे निकालते हैं कि न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर और गेन आता है, फिर उनको अनुपात के रूप में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल ए का हिस्सा एलिमिनेट कीजिए, तो यहाँ पे जो बचा है वो कितना है, 3:2। अगर इसको एलिमिनेट कर दें तो 3:2 बचेगा, यही इनका गेनिंग रेशियो होगा। तो ये जो आपने अभी निकाली है रकम 18,750 गुडविल में इसके हिस्से की, ए की, इसे बांटेंगे बी और सी में उनके गेनिंग रेशियो में। ठीक है, फिर ए को दे लाभों का हिस्सा अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपने लाभ अभी कितने निकाले थे, औसत निकाले थे 15,000। तो 15,000 ये लाभ के लिए इन्होंने कह रखा है, देखिए सुन लीजिए, इन्होंने लाभ के लिए जो कहा है, चलिए हम उस पर बाद में जाते हैं, पहले हम एक तरफ से पढ़ते हैं। ए वाली हमने कर ली। बी क्या है, पेटेंट का मूल्यांकन 8,000, मशीन का 28,000, भवन का 25,000 करना, ये रिवैल्यूएशन का है। जितने हैं और उसमें बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन के घट रहे हैं तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। मुझे लगता है ये आप लोग कर सकते हैं, इसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे। सी, वर्ष 2013-14 के लाभ की गणना पिछले वर्ष के लाभ की दर के आधार पर उपार्जित करनी है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें औसत लाभ नहीं करना है, पिछले वर्ष के लाभ के दर के आधार पर करनी है। तो बस पिछले वर्ष का लाभ देख लीजिए, पिछला वर्ष कौन सा है, अभी 1 अक्टूबर 2013 को मृत्यु हुई है, तो पिछला वर्ष कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2013, और 2013 का लाभ कितना दिया है, 15,000। तो जो आपने अभी निकाला है ये जो अभी निकाला था ये 60,000 और इसका 15 औसत लाभ, तो ये औसत लाभ वाले 15,000 नहीं लिए गए हैं, ध्यान रखना। ये लिए वो गए हैं जो ऊपर कहा गया है, पॉइंट नंबर सी में जो कहा गया, मैं फिर से रिपीट कर दूं, वर्ष 2013-14 के लाभ की गणना पिछले वर्ष क्या होगा, 12-13। तो 12-13 का यहाँ पे ये देखिए दिया गया है 15,000। ओके, तो 12-13 का कितना है, 15,000। तो 15,000 जो दिया गया है उसी के आधार पर निकालेंगे। देखिए कैसे, ए को दे लाभों का हिस्सा मृत्यु की तिथि तक, तो 15,000 का 6/12, 6 महीना है ना भाई। इसकी डेथ कब हुई है, इसकी डेथ जो हुई है वो आप देख लीजिए 1 अक्टूबर को हुई, यानी 30 सितंबर तक, और 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने का समय होता ही है। तो 15,000 का 6/12 करा तो ये फर्म का 6 महीने के लिए लाभ आ जाएगा। इसमें इसका हिस्सा निकाल लेंगे तो ये ए का हिस्सा आ गया 3,750। इसको कहाँ दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे ए के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। बी कैसे दिखाएंगे, ऐसे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3750। और जो गुडविल आया था उसे हम बांटेंगे उस धनराशि को बी और सी का कैपिटल अकाउंट उनके गेनिंग रेशियो में डेबिट होगा, और इसका खाता चूँकि क्रेडिट होगा इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाया है। अपोजिट में बी और सी के खाते ही तो डेबिट हुए होंगे जनरल एंट्री में, तो वही बाई बीस कैपिटल बाई सीस कैपिटल 18,750 को 3/5 और 2/5 करके निकाली गई। ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, किसका, गुडविल का। ये प्रॉफिट का ट्रीटमेंट है और ये रिज़र्व का ट्रीटमेंट है। ब्याज के बारे में भी इसमें कहा गया है, तो ब्याज का भी करेंगे ट्रीटमेंट। ब्याज के लिए दा वाला पॉइंट है, पूंजी पर ब्याज 10% लगाना है, तो पूंजी इनकी देख लीजिए, उसका 10% सीधे निकाल दीजिए। एक ही पूंजी कितनी है, 30,000, तो एक ही पूंजी अगर 30,000 है तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 10% आ जाएगा 3,000। तो सीधे सीधे 3,000 यहाँ पे लिख देंगे। मगर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 6 महीने के लिए होगा, क्योंकि 6 महीने का ही इसकी पूरी जीवन लीला है।
तो ये 1500 यहाँ आ जाएगा। तो इसके खाते में इतने आइटम्स जो आए हैं इधर का टोटल करेंगे, वही टोटल यहाँ लिख लेंगे, और ये इसके एक एग्जीक्यूटर के खाते में इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें ऐसी कोई सूचना नहीं कि उसको भुगतान किया गया है। ठीक है, हाँ है सूचना ये है कि ए को दे धनराशि की आधी धनराशि उसके निष्पादक को तत्काल दे दी गई और शेष रकम निष्पादक के ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। तो आधी धनराशि दे दी गई है, लेकिन पहले इन्होंने जो एंट्री की है, पहले एंट्री की है एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में पूरी रकम पहले ट्रांसफ़र कर दी और फिर खाता बनाया है। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ करें टू कैश अकाउंट तो ए तो अब बचे ही नहीं कि आप ए को भुगतान कर सकें टू कैश। तो जितनी रकम है सबसे पहले तो हम ए के एग्जीक्यूटर में ही ट्रांसफ़र करेंगे। ए नहीं बचे हैं कि उनको आप टू कैश यहाँ लिख सकें, चाहे आधी रकम देनी हो या ना देनी हो, कुछ भी करना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ट्रांसफ़र द होल अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ओके, देन ए का एग्जीक्यूटर्स का खाता बनेगा। एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में बाई एज कैपिटल अकाउंट 57,000 उतार लेंगे, उसका आधा इन्हें पे कर दिया गया है टू कैश करके, और आधा ए के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है 28,500। बस इतनी सी बात है। आपने यहाँ पे ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया, ए का कैपिटल अकाउंट बनाया और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया। रिवोल्यूशन अकाउंट इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको इससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस निकालना था। बाई चांस इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन पे न तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है, क्योंकि इधर 5,000 की बढ़ोतरी और इधर 5,000 की कमी है। सो गर्ल्स, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए अभी इतना ही। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी को करना है। होप क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कर सकेंगे। लेट मी सी। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है। जस्ट वेट अ मिनट। जी हाँ, 6/8 1/8 1/8 इनका अनुपात था ABC का। 31 मार्च को चिट्ठा था। 30 सितंबर को सी की मृत्यु हो जाती है। सी को पिछले वर्ष का आधार मान के लाभ में हिस्सा दिया जाएगा जो पिछले वर्ष 20,000 था। सी को फर्म की ख्याति में से भी हिस्सा दिया जाएगा जो 18,000 है। ये ख्याति है, इसमें इसका हिस्सा निकालेंगे और समय के इसमें इसका जो हिस्सा निकालेंगे यहाँ पे समय अप्लाई नहीं होगा। मृत्यु की तिथि तक उसने 1800 का आहरण किया था। ये उसके कैपिटल खाते के डेबिट में जाता है। आहरण पूंजी पर तथा आहरण पर 5% ब्याज लगेगा। तो पूंजी पर ब्याज आप जानते हैं कि क्रेडिट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट के, और आहरण पर जो ब्याज होगा वो डेबिट साइड में जाएगा कैपिटल अकाउंट के 5%। ठीक है, तो कुल मिला करके इस क्वेश्चन को आज आपको करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत